फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेपर थर्ड देखते हैं आरएस मेंस 2021 का। सबसे पहला जो पार्ट ए है इसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आया था। देखते कौन कौन से क्वेश्चन थे, दो दो नंबर के। पहला था भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें समझाना था कि बंधुता क्या है, ठीक है। और इसको फ्रांस की क्रांति से हम जोड़ सकते थे। अगर ये किसी ने लिखा है तो एक डेढ़ नंबर मिल जाएगा। दूसरा था भारत के संविधान के अनुसार 103 में आर्टिकल 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। तो इसमें सीधा सा लिखना था कि जो सांसद होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों की अहर्ता या निर्योग्यता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह लेंगे और उसी के अनुरूप निर्णय करेंगे। ये आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है। ये जिसने भी लिखा है दो में से दो नंबर मिलेंगे। इसके बाद अब्राहम समझौते के मुख्य बिंदु क्या है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, वैसे ये था इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो अरब कंट्रीज थी उनके बीच में ये अकॉर्ड हुआ है। तो मुझे सिंपल सा ये याद आया था कि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो मैंने ये लिखा है कि इजराइल व अरब देशों के मध्य हुआ समझौता है। और इसके मुख्य बिंदु मैंने लिख दिए, जो नॉर्मल जो दो देशों के बीच में कौन कौन सी चीज़ों पे समझौते होते हैं वो 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, एक नंबर मिल सकता है। चौथा क्वेश्चन था थर्ड क्या है। देखिए ये मैंने पढ़ा था साइंस के पोर्शन में, जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसमें पढ़ा था। जो इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पढ़ रहा था, तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसाइल रक्षा सिस्टम था, उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि उसे थार्ड के नाम से जाना जाता। तो मैंने इसमें थार्ड का फुल फॉर्म तो मैं नहीं बता पाया, लेकिन मैंने इसमें लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो इसमें एक नंबर या हो सकता है दो नंबर भी दे दे। फिर G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के 4 प्रमुख मुद्दे लिखिए। तो देखिए ये एक सामान्य बुद्धिमत्ता का क्वेश्चन था। हो सकता है स्पेसिफिकली किसी ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब कोई G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है तो उसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो सकता है, कार्बन क्रेडिट का मुद्दा है, फिर कोविड का दौर चल रहा है तो स्वास्थ्य के संबंध में, या कोविड-19 के बारे में भी किसी ने लिखा है। 4 पॉइंट्स लिखे हैं तो 1.5 नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें पहला था कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या विरोध करना है। तो देखिए अच्छा सवाल था। अब इसमें मैंने क्या किया है, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए ये उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने क्या लिखा ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू, इसका उल्लेख किया। फिर दूसरा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लिखा है, और इनकी पार्टी भी लिखी मैंने, जनसंघ, उनसे थे। फिर मैंने डॉक्टर अंबेडकर का भी उल्लेख किया है। मुझे ये पता था कि अंबेडकर कांग्रेस से तो नहीं थे, लेकिन दूसरी पार्टी कौन सी थी वो मुझे याद नहीं आया, तो मैंने निर्दलीय लिखा, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने राजकुमारी अमृता कौर, उनके बारे में लिखा, और इनको कौन कौन से मंत्रालय मिले थे वो भी मैंने उल्लेख किया है, ठीक है। 3-4 नाम मुझे याद आए। इसके बाद मैंने नीचे लिखा कि जो पहला मंत्रिमंडल था वो राष्ट्रीय चरित्र का था, क्योंकि इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, इन सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। इसमें किसी दल विशेष के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया, अपितु सभी सभी प्रसिद्ध दल थे उनके सदस्यों को भी शामिल करके मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है। किसी ने ऐसा लिखा है तो 2-2.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, मुख्य न्यायमूर्ति रामन्ना ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उनके इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसमें स्पष्टता मैं आपको बता दूं कि इसमें जो न्यायिक अतिरेक है इसके बारे में ज़्यादा जोर देना था, जुडिशियल ओवर रीच। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते थे। सबसे पहले
हम जुडिशियल ओवररीच है इसको समझा सकते थे कि जुडिशियल ओवररीच क्या है, ये समझाया। इसके बाद में हमें शक्तियों का पृथक्करण है उसको थोड़ा समझाते हुए लिखना था कि जो शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है न्यायिक अतिरिक्त। न्यायपालिका को एक सकारात्मक दिशा निर्देश कार्यपालिका व्यवस्थापिका को देने चाहिए। उन्हें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करती है तो न्यायपालिका की गरिमा, न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो प्रभावित होगी, न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होगी। इस तरह से हमें इसको लिखना है। न्यायिक अतिरेक के चारों तरफ हमें आंसर को घुमाने की कोशिश करनी थी। जिसने भी किया है 2.5-3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आगे का देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट करें। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया, इंग्लिश की देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस। तो सर मुझे स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं, मुझे पहले महाभियोग की प्रक्रिया मेरे दिमाग में नहीं आई, तो मैंने ये लिखा है कि संविधान में निम्नलिखित प्रावधान राष्ट्रपति को हटाने हेतु निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख प्रावधान किए गए हैं। उसमें यह है कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अपने पद से च्युत किया जा सकता है। वो कौन कौन से थे? अगर पद पे रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में वो अक्षम हो, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट्स मैंने लिखा जो वो था कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर दे, इस आधार पर उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स लिखे। फिर महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ा सा हल्का सा समझाया क्योंकि इतनी जगह मुझे मिल नहीं पाई यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा समझाया है कि दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस तरह से लिखा है। अब देखते हैं नंबर कितने मिलते हैं। हालांकि संविधान में प्रावधान तो है, केवल महाभियोग प्रक्रिया का ही प्रावधान नहीं है, यह भी है कि राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकता है। तो उसमें यही है कि यह भी प्रावधान है कि अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, अपने पद से अगर स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं, या एक जो मैंने आपको पहले बताया था अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी उनको पद से च्युत किया जा सकता है। क्लियर? ये मैंने लिखा है। आगे देखते, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट करें। ये मैंने नहीं पढ़ा था कहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाया। मैंने इसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका मेरे दिमाग में आया, और इसमें मैंने भारत पे ज़्यादा फोकस किया है कि भारत ने इस अवधारणा को पनपाने में भारत की भूमिका को थोड़ी महत्ता दी है मैंने। फिर मैंने भारत और फ्रांस का जो ये पेरिस जलवायु समझौता है 2015, इसका उल्लेख किया। इसमें ISA का निर्माण, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ, और मतलब ISA के इर्द गिर्द इसको लिखा है। लेकिन इसका आंसर थोड़ा अलग भी है। इसमें भारत और ब्रिटेन की भागीदारी है, लेकिन देखते हैं अब कितने मार्क्स मिलते हैं इसमें। अगला सवाल था कि स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन अब हल्का सा मेरे दिमाग में मैंने इसको पॉइंट वाइज किया है कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा चुनाव है इसकी विशेषता में मैंने लिखा, पहला पॉइंट लिखा है कि प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए, 1952 में हुए, पहला पॉइंट ये लिखा। दूसरा मैंने इसमें लिखा कि इसमें कुल 160 सीटों पर चुनाव हुआ, जो कि सही है। फिर मैंने इसमें लिखा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती, और वो 82 जीती, 82 जीती। घर आके चेक किया तो 82 ही जीती है उन्होंने। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा 24 सीटें जीती जो राम राज्य परिषद, ऐसा ही कुछ नाम मैंने लिखा है, उसने जीती 24। इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा कि जो जयनारायण व्यास है वो 2 सीटों से चुनाव उन्होंने लड़ा और दोनों पर उनकी पराजय हुई, एक जोधपुर से और एक जालौर से। फिर मैंने लिखा कि प्रथम विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने टीकाराम पल्लीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद मैंने लिखा जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल मिश्रा बने, उनका उल्लेख किया। फिर प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष
लाल सिंह शेखावत बने, उनका उल्लेख किया। एक आध पॉइंट्स मैंने इसमें और लिखा। अब देखें इसमें कितने नंबर मिल सकते हैं। अगला सवाल था भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताओं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषताओं एवं उद्विकास का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है इसके बारे में उल्लेख करना है। अमेरिका की जो पृष्ठभूमि है उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद भारत में विकास, तो भारत में जो संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन किया गया, आर्टिकल 13 है, 32 है, 226 है, आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, 33, 34 ए, 135, 136, 246, ये जितने भी आर्टिकल याद आ रहे थे वो इसमें ऐड करने थे। इसके बाद भारत के संविधान में इसकी और विशेषताएं ऐड है, जो आच्छादन का सिद्धांत है, जो अधित्याग का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है, ये हमें ऐड करने थे। इसके जो राज्यातीत का सिद्धांत है, छद्म विधान का सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत इसमें लिखने थे। इसके बाद भारत में इसका उद्विकास कैसे हुआ, तो जो जुडिशियल रिव्यू किन किन मैटर्स के हुए हैं, बहुत सारे वाद हुए हैं, गोलकनाथ वाद है, ऐसे इन 5-6 वाद हमें इसमें यूज करने थे। ये जिसने भी लिखा है 5-6 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में अंतर और भारतीय संघवाद पर उसके प्रभाव का वर्णन करना। अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना था, मैंने क्या किया है, मैंने एक तरफ योजना आयोग, दूसरी तरफ नीति आयोग, और दोनों में मैंने बेसिक अंतर कम से कम 6-7 अंतर बताए हैं कि इनमें ये अंतर है। एक टॉप टू बॉटम काम करता है, एक बॉटम टू टॉप काम करता है। एक की स्थापना 1950 में हुई, दूसरे की 2015 में हुई, ठीक है। इस तरह से एक में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, दूसरे में राज्यों की भागीदारी नहीं थी, न के बराबर थी। नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी नहीं थी, इसमें नीति निर्माण में राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी थी। इस तरह से 5-6 पॉइंट्स में मैंने इन दोनों में अंतर बताया है। उसके बाद लिखा है कि भारतीय संघवाद में आप सबको पता है कि जब योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं होगी तो ये संघवाद के विपरीत है, मतलब संघवाद का केंद्रीकृत रूप हो गया योजना आयोग, जबकि नीति आयोग क्या है, ये सहकारी संघवाद का रूप है। तो इसमें हमें सहकारी संघवाद का वर्णन करना था और थोड़ा अपने हिसाब से शब्दों में इसको थोड़ा पिरोना था। इस तरह से अगर लिखा है तो 5-6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें क्वाड की रणनीतिक भूमिका, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ क्वाड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें पहले समझाना था कि क्वाड है क्या, क्वाड का ओरिजिन कब से माना जाता है। ये औपचारिक समूह नहीं है, सबको पता है, एक अनौपचारिक समूह, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। 2007-8 में जो शिंजो एबे थे जापान के, उनके दिमाग की उपज है ये। इसमें क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, फिर इसमें जो एशिया में शक्ति संतुलन की घटना का वर्णन करना है, चीन की जो प्रभुता है उसको कम करने के बारे में हमें बताना है, ठीक है। इस तरह से क्वाड की भूमिका का वर्णन करना है। उसके बाद देखिए राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सुझाव दीजिए। ग्राम सभा को और कैसे प्रभावी किया जा सकता है, तो हमें सबसे पहले, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें बताना है कि ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है क्या, संविधान में कहां पे ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, ग्राम सभा की वर्तमान में कितनी बैठकें होती है, एटसेट्रा। तो सबको पता ही है कि ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होती है, और वो कौन कौन से दिन है वो उन दिनों का उल्लेख करना है। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 1 मई है और 31 अक्टूबर है। ये दिन है, इनके 15 दिन के अंदर अंदर हमें ग्राम सभा की बैठक करनी होती है। ग्राम सभा के मेंबर कौन कौन होते हैं, तो अब इन्हीं पॉइंट्स को लेके हमें बताना था ये कि ग्राम सभा को और ज़्यादा प्रभावी कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हम उल्लेख कर सकते थे कि ग्राम सभा की प्रति माह बैठक सुनिश्चित की जानी चाहिए, ठीक है। इसमें जो ई गवर्नेंस के तत्व को जोड़ा जाना चाहिए, और कुछ और समितियों का उल्लेख कर सकते थे जिन्होंने ग्राम सभा के बारे में कुछ बताया है। ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन आया था, अब यूनिट सेकंड 65 मार्क्स, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या क्या आया था सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन था आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था
बेसिक 2 अंतर बताने थे कोई। दूसरा था प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंध के दृष्टिकोण, तो जो पोस्को वाला दृष्टिकोण है वो इसमें ऐड करना था। और इसके कोई एक विचारक जैसे लूथर गुली का हमने कर दिया, उर्विक का भी नाम लिख सकते थे, लिखना है। 2 में से 2 नंबर इजी वे में मिल जाएंगे। फिर वोट ऑन अकाउंट क्या, लेखानुदान क्या है। पता है कि बजट पारित होने के काफ़ी टाइम बाद पैसा मंत्रालयों के बजट हेड में आता है, तो उस दौरान खर्च करने के लिए वोट ऑन अकाउंट्स का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इतना हमें लिखना है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, इसको परिभाषित करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें किसी ने डायग्राम भी बनाया, जैसे CSR लिख दिया, फिर पारदर्शिता है, ईमानदारी है, समाज है, पर्यावरण है, ठीक है, लोग है, ऐसे अगर लिखा है तो 2 नंबर, डेढ़ 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये भी बताना था। 5वां क्वेश्चन था औपचारिक प्रत्यायोजन, तो इसमें हमें कुछ नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि डेलीगेशन मतलब प्रत्यायोजन क्या है। फिर औपचारिक है तो इसमें नियम विनियम कानून इनको जोड़ दो कि कानून नियम विनियम के अनुसार जो प्रत्यायोजन होता है वो औपचारिक प्रत्यायोजन है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर के सवाल थे, उसमें पहला था प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, तो मैंने इसमें इसको 2 भागों में लिखा है, एक तो विशिष्ट और एक सामान्य। तो विशिष्ट में मैंने लिखा है न्यायपालिका द्वारा रिटें जारी करना, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें 5 रिटें हैं, 5 रिटों का उल्लेख कर दिया एक में। तो दूसरे में लिखा है कि जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो आदेश जारी होते हैं उन पर न्यायालय की टिप्पणी है। ठीक है, इस तरह से 3-4 पॉइंट्स उसमें भी लिखे हैं। अब देखते हैं कितने नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था परंपरागत विकास प्रशासन के बाद, परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में प्रमुख अंतर बताने थे। तो इसमें मैंने कम से कम 6-7 अंतर बताने की कोशिश की है, और सिंपली थोड़ा दिमाग लगाते तो हम आराम से कर सकते थे। फिर सचिवालय और निदेशालय में अंतर बताना था, तो इसमें लगभग 7-8 अंतर इसमें मैंने बता दिए हैं, सचिवालय और इसमें। फिर ये बहुत अच्छा सवाल था कि उच्च लोक सेवाओं में, ये था कि उच्च लोक सेवा में पार्श्विक प्रवेश मतलब लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण करना था। इसमें सिंपल पहले बताना था कि लेटरल एंट्री होती क्या है, फिर इसके सकारात्मक पक्ष और इसके नकारात्मक पक्ष। ऐसा किसी ने किया तो 2.5 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना, मतलब लोकायुक्त किन किन लोगों की जांच कर सकता है, इस बारे में 4-5 पॉइंट्स बनते हैं, वो जिन्होंने लिखे हैं तो 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन था एज एक्सपेक्टेड, सबको पता ही था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की प्रमुख विशेषताएं। तो पहले हमें लिखना था कि ये एक्ट कब से प्रभावी हुआ, 1 अगस्त 2012 से, और इस एक्ट की वजह से जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है 2011 वो सशक्त होगा। इसके बाद इसके लगभग 10 या 11 पॉइंट्स है वो लिखने थे। ऐसा जिसने भी किया 7, 8, 9 नंबर मिल सकते हैं आराम से। इसके बाद देखिए सुशासन तथा लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य, गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें यह बताना था कि गांधी जी ने कौन कौन से 7 पाप बताए हैं। तो जो 7 बुराइयां हैं उनको सामाजिक बुराइयां, उनको 7 पाप की संज्ञा दी है। ठीक है, और फिर उनको आधार बना के हमें बताना था, जैसे ज्ञान विज्ञान राजनीति। ठीक है, इसके बाद व्यापार है। इस तरह से 7 ऐसे पॉइंट्स है जो हमने याद किए थे एथिक्स में, लेकिन क्वेश्चन बना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, उसको आधार बनाकर 5-6 पॉइंट्स में आपका आंसर आपको आना चाहिए था। किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। अब कई विद्वानों ने ये बताया है कि इसमें जिला कलेक्टर के कार्य बताने थे और पुलिस अधीक्षक के कार्य बताने थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें केवल कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ही लिखना था, और लॉ एंड ऑर्डर में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक की भूमिका बतानी थी। इसमें पुलिस अधिनियम 1861 का उल्लेख करना था हमें, इसमें जिला कलेक्टर की हैसियत बतानी थी। फिर जो कानून व्यवस्था का शीर्षक अधिकारी जिले में होता है वो तो जिला कलेक्टर होता है, और जिला कलेक्टर किसकी सहायता से, जिला पुलिस अधीक्षक की सहायता से वो कार्य करता है। जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट करनी पड़ती है गृह विभाग को। ठीक है, और जो पुलिस महानिदेशक उसको, जबकि कलेक्टर है ये रिपोर्टिंग करते हैं मुख्य सचिव को,
और गृह विभाग को भी करते हैं, कार्मिक विभाग को भी करते हैं। फिर इन दोनों में ये बताना था कि एक विशेषज्ञ होता है, एक सामान्यज्ञ होता है, ठीक है। दोनों में समानता भी बतानी थी, दोनों एक ही स्तर के अधिकारी होते हैं, दोनों अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, दोनों यूपीएससी पास करके आते हैं। इस तरह से हमें और दोनों के समन्वय से ही जिले में, लास्ट में हमको ये निष्कर्ष निकालना था कि दोनों के समन्वय से ही जिले में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रह सकती है। इस तरह से इसका वर्णन करना था हमें। अगला सेक्शन है, सेक्शन यूनिट 3 है। इसमें देखिए खेल योगा वगैरह है, ठीक है। पहले पोर्शन है खेल और योगा। इसमें पहला क्वेश्चन था 2 नंबर का, राजस्थान में खेलों में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम लिखते हुए इसकी चयन समिति का पदानुक्रम लिखे। लेकिन देखिए अब सही रूप से देखे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने योग्य था, 2 नंबर का नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है तो हमें करना था। फिर ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। ये तो किसी भी नोट्स में नहीं मिले मुझे, किसी ने लिखे तो बहुत अच्छा प्रयास है उनका, 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। ये देखिए बहुत ही विशेष सवाल था कि राजस्थान में खेलों में श्री मगन सिंह राजवी के योगदान को लिखिए। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा मगन सिंह राजवी जी है तो पोलो के खिलाड़ी होंगे, मैंने कहा पोलो के खिलाड़ी होंगे, तो मैंने लिखा है कि ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और राजस्थान को पोलो के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर ये ले गए। लेकिन ये बिल्कुल गलत था, ये फुटबॉलर थे। चौथा क्वेश्चन था, राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखने थे। सिंपल क्वेश्चन था, जिन्होंने भी 4 खेल अकादमी लिखी है उनको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरा खिलाड़ियों के नाम व खेल। तो आपको नाम भी लिखने थे और उनके खेल भी लिखने थे। ये 5 ही लोग हैं जिन्होंने जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, 5 लोगों ने, उनके नाम इसमें लिखने थे और उनके खेल लिखने थे। तो 2 में से 2 नंबर इजी में मिल जाएंगे। अब 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खेल नीति में खिलाड़ियों के वैज्ञानिक पूर्तिकर साइंटिफिक बैकअप। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, चोट के बारे में लिख देते, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, ये उद्देश्य हो सकते हैं, इसका महत्व है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं। अब देखते हैं, 1.5-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ये कई लोगों ने नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। खेलों में पुनर्स्थापन क्या है, रिहैबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स, ये तो लिख दिया, ये तो समझ में आ गया कि रिहैबिलिटेशन क्या है, इसको समझा दिया। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई कि टेंस थेरेपी क्या है। फिर इसमें झूठ ही बोला है और तो क्या, और लेकिन वो गलत है, सीधी सी बात है। टी का टाइम कर दिया, ई का एलिवेशन कर दिया, ठीक है, एन का पता नहीं क्या किया है, लेकिन कुछ न कुछ करके आएंगे, लेकिन वो गलत है। फिर अब ये पोर्शन है आपके व्यवहार का, संवेगात्मक बुद्धि से क्या समझते हैं, पिछली बार भी आया, इस बार भी आ गया, तो इसमें समझाना था हमें संवेगात्मक बुद्धि क्या है। स्वयं के व दूसरों के मनोभावों, भावों, संवेगों को समझना, ठीक है, उसका प्रत्यक्षण करना, उनका प्रबंधन करना, इस तरह से लिखा। फिर इसमें मैंने जो एटीएम थ्योरी वो पूरी लिख दी। मतलब ए मतलब एबिलिटी, तो जो एबिलिटी वाला मॉडल है वो किसने दिया वो लिख दिया। दूसरा आपके जो ट्रेट थ्योरी, गुण के भी पेट्रेट्स ने दिए, वो भी लिख दिया। और फिर एम वाला था मिक्स्ड थ्योरी जो गोल्डमैन ने दी है, डेनियल गोल्डमैन, वो भी लिख दिया। तो हो सकता है इसमें 2 नंबर 1.5 नंबर मिल जाए। फिर व्यक्तित्व के वृद्ध 5 कारक कौन से, बिग 5 फैक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। केवल 5 फैक्टर्स हमें लिखने थे, बस अंत में अनुभव करो, बहिर्मुखता, उसके बाद सहमतिशीलता है या सहमति जन्यता लिख सकते हैं, ठीक है, अंतर्विवेकशीलता है, तंत्रिका तापिता है, और एक लास्ट था अनुभवों के खुलापन। फिर था स्मृति की 3 अवस्थाएं, तो 3 वही थी जो अवस्था मॉडल में 3 अवस्थाएं दे रखी है, ठीक है, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, और पहली जो है वो आपके संवेदी स्मृति, ठीक है, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति, 3 अवस्थाएं हैं। फिर था तनाव के स्रोत कौन कौन से हैं, तो तनाव के स्रोत बताने थे, मैंने तो इसमें 4-5 स्रोत लिख दिए हैं। अब देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं। बुद्धि को परिभाषित करना था, तो बुद्धि के जितने भी परिभाषित डेफिनेशन दी गई है उन डेफिनेशन को मिला के मैंने इसमें लिख दी है सबकी। फिर बुद्धि के विचारक भी लिख दिए हैं, बिने हैं, जो भी 5-6 मुझे ये गार्डनर है, 5-6 जो भी याद है वो लिख दिए इसमें। अब व्यक्तित्व के प्रमुख प्रेक्षेपीय मापों का वर्णन कीजिए, तो इसमें बहुत सारे प्रेक्षेपीय माप थे, तो इसमें कम से कम 7-8 माप मैंने लिख दिए हैं, और किस किस ने दिए है वो भी साहब ने लिख दिए है। 2 नंबर से मिलेंगे।
अब तनाव प्रबंधन की युक्तियां कौन सी है? स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये पिछली बार भी पूछा और इस बार वापस पूछ लिया। इसमें मैंने दो तरह से लिखा है, एक तो विशिष्ट और एक सामान्य। विशिष्ट में जो एनसीईआरटी में दे रखी है, विशिष्ट में वो मैंने इसमें लिखी है, जैसे बायो फीडबैक है वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी उस समय याद आई मुझे। फिर अब ये सेक्शन है विधि का, इसमें आया था पूर्ण व अपूर्ण अधिकार के मध्य क्या अंतर है। दूसरा था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति सूचना का अधिकार को परिभाषित किए, सूचना का अधिकार इसका मतलब क्या है। तीसरा क्वेश्चन था महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ लिखिए। फिर ये भरण पोषण अधिनियम था 2007, इसके अनुसार नातेदार पद को परिभाषित करना था। फिर नजुल भूमि, ये पिछली बार भी आया था, नजुल लैंड क्या है। पार्ट बी में था कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर वस्तु क्या है। इसमें मैंने खतौनी केवट इस तरह से लिखा, लेकिन मैंने वापस चेक भी किया कि खतौनी केवट इसमें होता है, तो हो सकता है 1-2 नंबर दे दे। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लिखित लैंगिक हमला पद का वर्णन कीजिए। इसमें 6-7 पॉइंट्स बनते हैं जो किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।